नमस्कार। आ गए आप सभी। आज थोड़े जल्दी आ गए आप। अच्छा, मैं लेट हो गया। चलो, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो बेल्जियम श्रीलंका को लेकर हमने बात की और हमने कुछ कहानियाँ बताई आपको। दो कहानियाँ, दो बच्चों की, जिसमें एक परिवार के पास केक पहुंचाया गया और एक परिवार के पास चाय की केतली पहुंचाई। दोनों कहानियाँ पता है आपको, काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया और हमने आपको समझाया भी था। तो क्या वो जो हम समझाना चाहते थे उस कहानी के माध्यम से आप सभी को वो चीज़ें समझ में आई? तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ, अगर आप आंसर दो तो ठीक है। तैयार हो? ओके। श्रीलंका के अंदर जो घटना हुई, श्रीलंका के अंदर जो एक गृह युद्ध छिड़ा और उसमें हजारों लोग मारे गए, उसके पीछे के कारणों का पता करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कितने पॉइंट बता सकते हो? और एक एक बच्चा जवाब दे सकता है आराम से। ठीक है, हाथ खड़े कर दो आराम से। हाँ, ठीक है। अच्छा, किस धर्म की आबादी के लोग ज़्यादा थे वहाँ पे? ठीक है। देखो, सिंहली भी एक धर्म है और सिंहली एक पूरी कम्युनिटी है, उसके अंदर काफ़ी सारे धर्म के लोग थे। ठीक है। जैसे कि भारत के अंदर एक तमिलनाडु राज्य है, तो भारत के तमिलनाडु से लोग श्रीलंका की ओर चले गए तो उनको तमिल हिंदू कहा गया। उसी तरीके से मुसलमान चले गए तो उनको तमिल मुसलमान कहा गया। ठीक है। और यही लोग थे जिन्होंने तमिल इलम बनाने की मांग की थी। तो क्लियर है हमारा, हमने पिछली क्लास में चीज़ें बताई थी। आज की हमारी क्लास में आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर का आखिरी हिस्सा होगा हमारा। इसमें देखो, समझने की चीज़ क्या है। हमने अब तक सिर्फ ये बात की कि जो बेल्जियम था उसकी समझदारी कितनी थी। समझदारी, बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने वो करके दिखाया था जिसने उसको यूरोप के अंदर अपनी एक नई पहचान दे दी। यूरोप कितना बड़ा है, एशिया कितना बड़ा है, एशिया के जैसा ही एक यूरोप और है, महाद्वीप। तो पहले तो यूरेशिया कहा जाता था, लेकिन बाद में एशिया और यूरोप अलग कर दिए गए। तो यूरोप भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें काफ़ी सारे देश होते हैं। ठीक है, हमारा भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन एक यूरोप महाद्वीप एक और है। तो उसके अंदर समझना इसको, एक छोटा सा देश, हरियाणा से भी छोटा देश, अपनी पहचान रखा है। और क्यों रखी ये पहचान? क्योंकि उसने एक ऐसा मॉडल लागू किया जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की, कि वहाँ पे किसी भी धर्म के लोग ज़्यादा हों लेकिन मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। वहाँ पे जो संस्कृति है उनकी, उस देश की, जैसे कि हमारी संस्कृतियाँ होती है, काफ़ी सारे लोग आज भी हमारे देश के अंदर अरावली के अंदर रहते हैं। तो अरावली के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों की भाषा हमसे नहीं मिलती है, वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते, हम उनकी भाषा को पहचान नहीं सकते। तो हमारी सरकारें जो होती है, उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के लिए सरकारें गठित कर देती है। ये मॉडल बेल्जियम में पहले ही लागू किया जा चुका था। तो बेल्जियम की समझदारी चार चीज़ों को लेकर सामने निकल के आई। पहली, 50-50। पहली 50-50 मंत्री। क्वेश्चन अगर पूछे और कहा कि बेल्जियम की समझदारी पर एक समझदारी को बताइए कि किस प्रकार उन्होंने समझदारी दिखाई और उन्होंने गृह युद्ध बचाने से रोक लिया, तो ये कहना कि जितने भी नेता बेल्जियम में हुए वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन हिस्सेदारी में बराबर होंगे। वो उन्होंने राज्य सरकार को आज़ाद कर दिया। जैसे एक राजा होता है, उसी राजा का आदेश पूरे राज्य पे लागू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो देश था उसका प्रधानमंत्री अलग, राष्ट्रपति अलग। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, देखो ये समझो, आप क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया है। समझना, जो राष्ट्रपति होता है, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वहाँ का वो सबसे बड़ा पावर में है अभी। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर प्रधानमंत्री की होती है। राष्ट्रपति की पावर जब हम आज़ाद हुए 47 में और 50 में तब थी उनके पास, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इस पावर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया। आपातकाल जब लगाया गया था, तो हम बताएंगे इमरजेंसी क्या थी। बहुत बुरा दौर भी था और बहुत अच्छा दौर भी था, दोनों चीज़ें उसमें शामिल थी। राज्य सरकार को आज़ाद कर देना का मतलब ये है
कि जैसे सेना हो गई, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई जो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखी, बाकी सारी चीज़ें राज्यों के हाथ में दे दी कि आप गाँव का विकास कीजिए, आप जो करना कीजिए, आप अपने आप में आज़ाद हैं, इस तरीके से। तो ये दोनों काम काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो उन्होंने किए। और एक काम और था, जिन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति भाषा को बचाने के लिए उन्होंने एक, ठीक है, एक सामुदायिक सरकार का उन्होंने किया था। सामुदायिक सरकार ही थी वो, एक मिनट देख लेते हैं। उन्होंने सामुदायिक सरकार का गठन किया था, सामुदायिक सरकार ही थी, सामुदायिक सरकार, कि किसी संस्कृति के ऊपर आंच ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के लोग संस्कृति पर हावी हो जाए। तो उन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए चीज़ें की। तो ये तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली और हमने समझ भी लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो लाइव जुड़े हैं उनको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आपकी बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो होती है युक्ति परक, युक्ति परक, ठीक है, एक होती है युक्ति परक तर्क, और एक इसमें है नैतिक तर्क, नैतिक तर्क। दो चीजें हैं, देखो, युक्ति परक और दूसरा नैतिक तर्क, समझना है यहाँ पे। ये जो बात करता है लाभ हानि की, और ये जो बात करता है आपके भीतर, आपके मतलब नैतिक स्थिति की, आपके विचारों की, नियमों की। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस पे जोर दिया था, नैतिक तर्क पे। हम नहीं कहते हैं कि अंग्रेजों के सामने बिना हथियार लिए खड़े हो जाना, बिल्कुल ही मतलब निहत्थे हाथों में कुछ नहीं, वो बंदूकें उनके पास, असला बारूद सब चीज़ें हैं, लेकिन गांधी जी के पास क्या था? एक लाठी। और गांधी जी के साथ चल रहे लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं। फिर भी हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। तो यहाँ पे नैतिक तर्क जो है वो सिद्धांतों की बात करता है, और यहाँ पे युक्ति तर्क जो है वो लाभ हानि की बात करता है। काफ़ी शानदार तरीके से इसको बता रखा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है इसकी डेफिनेशन। यह लाभ हानि के गणित पर टीका है, युक्ति परक की बात हो रही है, इसको देखना। यह लाभ हानि के गणित पर टीका है, यह कहता है कि शक्तियों को बांटने से सामाजिक समूहों में आपसी लड़ाई और हिंसा का खतरा कम होता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है। लाभ हानि के गणित पर टीका है, यह कहता है कि शक्तियों को बांटने से सामाजिक समूह, समझना, शक्तियों को बांटने का क्या मतलब है। यहाँ पे इन्होंने इस पूरे कथन में इन्होंने कह दिया कि शक्तियों को बांटना, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो, शक्तियों को बांटना, एक व्यक्ति है और पूरा गांव है। एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर हम ये कह दें कि तेरे हाथ में ही पूरा गांव का है, तू गांव को जैसे रखना चाहता है वैसे रख। कोई तुझे ये नहीं कहेगा कि तू गलत कर रहा है, कोई तुझे ये नहीं कहेगा तू सही कर रहा है। तुझे गांव को चलाना है, तेरी मर्जी हो, जैसे चला। ठीक है, फिर गांव उसने गलत चीज़ें लागू कर दी, गांव वाले भूखे रह गए। ठीक है, खाना ही नहीं मिल रहा है टाइम से, ना नौकरियां मिल रही, ना कुछ मिल रहा है, तो उसको ये बात बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो भी अकेला है। हमने शक्तियों को बांटा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को पावर तो दी, लेकिन उसके आसपास 5 लोग हमने और खड़े कर दिए, और हमने ये कहा कि ये 5 लोग तेरे ऊपर नज़र रखेंगे। तू गलत कर रहा होगा तो ये लोग तुझे टोकेंगे, फिर भी तू नहीं माना तो तुझे पावर से हटा दिया जाएगा। और हटाने में कौन आगे आएगा? वो 5 लोग आगे आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, वो अकेला व्यक्ति तो जो था काम कर रहा था वो ठीक था, या 5 लोग उसके साथ मिले और वो काम कर रहे जो तो ठीक था? जो 5 बाद में आए वो ठीक लगा ना आपको? समझ में आई आपको बात? कि जब तक गलतियां बताने वाला नहीं होगा, आप भी यहाँ पे कॉपी में कुछ भी लिख रहे हो, आप अपनी कॉपी चेक करवाओगे तो आपको गलतियां बताने वाला कोई तो होना चाहिए ना। आप कॉपी चेक करा दो और कोई गलती बताने वाला ही नहीं हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो? नहीं पता चलेगा। यही है शक्तियों को बांटना। जब एक व्यक्ति की पावर को काफ़ी सारे हाथों में दे दी जाए, काफ़ी सारे लोगों में बांट दी जाए, कि एक व्यक्ति काम करवाएगा
एक व्यक्ति काम पे नज़र रखेगा और एक व्यक्ति देखेगा कि काम सही है या गलत है। जब तीन तीन व्यक्ति एक काम को देख रहे हैं तो फिर वो काम गलत कैसे होगा? और यही हमारा संविधान कहता है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत जो आपके आगे आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो शक्तियों को बांटना कौन कहता है? युक्तिपरक, कि एक जगह पावर ना रहे, अलग अलग हाथों में पावर को दे दी जाए ताकि एक दूसरे के ऊपर बंदिशें लगाई जा सके। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन यही आएगा कि युक्तिपरक तर्क के माध्यम से आप क्या समझते हो, हमको समझाओ। क्या कहोगे आप यही कहोगे कि लाभ हानि के सिद्धांत पे काम करता है और शक्तियों को बांटने से सामाजिक जो संबंध हैं, ये सामाजिक समूहों में आपसी लड़ाई और जो हिंसा जो श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हुआ था, अगर मान लीजिए कि श्रीलंका के अंदर काफ़ी सारे हाथों में पावर होती, सिर्फ एक धर्म के हाथ में ना होकर सभी धर्मों के हाथ में पावर होती, तो क्या उनके वहाँ पे कभी गृह युद्ध होता? बेल्जियम के अंदर होने लगा, सरकार ने सभी धर्मों को समान कर दिया, वहाँ पे गृह युद्ध रुक गया था। अब आते हैं नैतिक तर्क पे। यह दिल और आत्मा की बात करता है। यह साफ कहता है कि सत्ता की साझेदारी करना ही लोकतंत्र की असली आत्मा है। गांधी जी ने यही कहा था कि विकास की शुरुआत जो होगी वो गांवों से होनी चाहिए। अगर हमने दिल्ली से बैठ के गांवों में विकास की सोची तो कभी गांवों का विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने गांव से विकास की शुरुआत की और उसको दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की तो असल में गांव का विकास वही होगा। आत्मा की बात क्यों की गई यहाँ पे? आत्मा आपको क्या लगा, भूत की बात हो रही है क्या? या ठीक है, आत्मा और एक शब्द कौन सा हमने पढ़ा यहाँ पे? दिल। समझना है यहाँ पे, दिल की आवाज़ सुनो, चाहे आत्मा की आवाज़ सुनो या आपके मन की आवाज़ सुनो, ये तीनों एक ही हैं, सभी चीज़ें एक ही है। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हमारा दिल कहता है कि हाँ ये सही है और मुझे करना चाहिए, अगर आपको आत्मविश्वास है कि आपको नौकरी लगना ही है, आप मेहनत कीजिए। आपको आत्मविश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप मेहनत कीजिए, एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो नैतिक तर्क क्या कहता है कि सत्ता को आपस में साझेदार बनाना चाहिए। अब इन दोनों तर्कों को हम समझते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से नोटिस करना, समझ में तो आ रहा है ना? जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट करते रहना, और ठीक है, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछना। देखो यहाँ पे दो चीजें बनाते हैं हम, शक्तियों का पृथक्करण और सब साझेदारी। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण और साझेदारी समझना है यहाँ पे। शक्तियों के पृथक्करण को देखो तो एक होती है विधायिका यहाँ, और एक होती है कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका। तीनों को समझना अच्छे से, फिर हम साझेदारी पे चलेंगे। कितने प्रकार की सरकार हमने आपको बताई? विधायिका एक हमने बनाई, विधायिका। इसको ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, विधायिका क्या होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में या आपका जो भी शहर है, चित्तौड़गढ़ है हमारा, चालो मान लो हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए, चित्तौड़गढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए, तो चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की, तो 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है, 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, खड़े तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 5 जीतेंगे। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि पांचों के पांचों एक ही पार्टी के जीतेंगे? जिस पार्टी के व्यक्ति ने गांव में अच्छा काम कराया होगा, शहर में अच्छा काम कराया होगा, वही तो जीतेगा। ठीक है, लोग उसी को जिताएंगे ना जो अच्छा काम करवाएगा, लोग पैसों में थोड़ी बिकेंगे क्या? ठीक है, तो जो अच्छा काम करेगा उसको जिताया जाएगा। मान लो कि 5 है, 3 बीजेपी के जीते, 3 बीजेपी के जीते और 2 कांग्रेस के जीते। अब राजस्थान की अगर पूरे बात करें तो राजस्थान के अंदर ऐसी 200 सीटें हैं, और 200 सीटों में मान लो कि 130 बीजेपी के हैं और हाँ 70 कांग्रेस के हैं। ठीक है, मान लो
देखो यहाँ से ध्यान से, 130 और 70 दोनों हैं। अब मानो यहाँ पे सुनो, ये पूरी विधानसभा है। क्या है? ये पूरी विधानसभा है और यही होती है विधायिका। जब सारे पार्टी के लोग एक जगह बैठते हैं ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो वो होती है विधानसभा। अब यहाँ पे जिसका बहुमत है, ज्यादा सीटें किसकी है? बीजेपी की है, तो सरकार किसकी होगी? बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन विधायिका में ध्यान रखना, सभी पार्टी के लोग, इसमें और भी पार्टियां होती है लेकिन अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, आगे आएगा ये टॉपिक, हम बताएंगे असल में सीटें अभी कितनी है, सारी चीज़ें आएंगे, दल आने वाले हैं आगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल है, समझना। 130 बीजेपी की सीटें, 200। यहाँ पे ध्यान से सुनो और चीज़ को समझो कि ज़्यादा सीटें जिस पार्टी की होगी, सरकार तो उसकी बनेगी। वो सरकार जो है यही कार्यपालिका है। जो सरकार है, जो सरकार बनी है, असल में कार्यपालिका यही है। सरकार ही कार्यपालिका होती है। लेकिन सरकार बनेगी कब? जब विधायिका होगी, और विधायिका यहाँ पे है। और विधायिका किनसे मिलके बनेगी? विधायिका पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलके बनेगी। जहाँ पे सभी पार्टियों के लोग बैठते हैं वो तो विधायिका होती है। जहाँ पे जिसकी सरकार होती है वो काम करवाती है, वो कार्यपालिका होती है। ठीक है, अब न्यायपालिका पे आगे चलेंगे। देखना यहाँ पे ज़्यादा सीटें बीजेपी की है तो सरकार बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की है तो काम कौन करवाएगी? सरकार काम करवाएगी। तो असल में कार्यपालिका कौन हुई? सरकार हुई। तो विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम यह है कि सरकार कोई कानून लेके आती है तो वो पास कहाँ पे होगा? विधायिका में पास होगा। कानून बनाने का काम यहाँ पे होगा। अगर राज्य का कानून है तो विधायिका राज्य विधानसभा हो जाएगी। अगर देश का कानून है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो जाएगी वहाँ पे। तो जो जीत के जाएंगे वो संसद में बैठेंगे, राज्यसभा में फिर वो अलग से उनकी चुनाव प्रक्रिया होती है। लेकिन जो सांसद का जो चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनने का जो चुनाव होता है, वो संसद में बैठते हैं। ठीक है, तो विधायिका ये है जो ऐसा होता है। राज्यों के अंदर विधान परिषद, विधानसभा होती है और देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। कार्यपालिका को समझना, सरकार ने कोई कानून पास किया और उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, ये 70 कांग्रेस के जो लीडर हैं, इनको लगा कि सरकार जो काम कर रही है वो काम पूरी तरीके से किया ही नहीं जा रहा है। सरकार ने कहा कि हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर सड़कें बना देंगे, और पैसे खा गए और सड़कें तो है ही नहीं, अता पता ही नहीं है, गड्ढे पड़े हुए जो पूरे पड़े हुए हैं। ये चले जाएंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में कहेंगे कि सरकार ने जो काम किया है वो पूरा फ्रॉड चल रहा है, यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। न्यायपालिका उस कानून की जांच करेगी। न्यायपालिका फाइलें मंगवा लेगी, सारी चीज़ें मंगवा लेगी और करेगी। अब मुझे बताओ, असल में सरकार के पास पावर तो है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे कौन? ये विधानसभा चलेगी तब ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे सरकार ने चोरी की है, चोरी की है, और पूरे देश में ये टीवी पे चलेगा। हर एक चीज़ ये पूरे देश को बता पाएंगे, उस राज्य के लोगों को बता पाएंगे, उनकी पोल पट्टी खोल पाएंगे कौन? ये 70 व्यक्ति जो इसमें बैठे हैं। और ये सवाल पूछेंगे इन 130 बीजेपी के विधायकों से कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो पहली तो शक्ति यहाँ पे बट गई, देखो इनको जवाब देना पड़ रहा है। दूसरी शक्ति यहाँ पे बट गई, न्यायपालिका भी इन पे नज़र रखेगी कानून सही है या नहीं है। तीसरी शक्ति कार्यपालिका में ही बट गई। कार्यपालिका जब काम करेगी तो उनको उसका कच्चा चिट्ठा पूरा किसको? सरकार को सौंपना पड़ेगा। अब कार्य एक तो करेगा नहीं, उसके अलग अलग विभाग होंगे तो विभागों को अपना पूरा चिप यहाँ पे सौंपना पड़ेगा। तो ये शक्तियों का पृथक्करण है जो भारत के अंदर आज लागू है, और ये काफ़ी अच्छा है अगर इसको सही ढंग से देखा जाए। लेकिन अगर सरकारें तानाशाही पे उतर आए तो फिर ये कोई काम का नहीं रहता है। अगर सरकार जवाब ही ना दे तो फिर क्या है? जब विधानसभा में यहाँ पे पूछा जाएगा 70 लोगों से इनसे और जवाब ही ना दे तो फिर क्या मतलब है इसका? ठीक है, क्योंकि सरकार जब तक सत्ता में है इसको कोई हटा नहीं सकता है। सरकार तो तभी हटेगी जब अगली बार वापस चुनाव आएंगे। न्यायपालिका सिर्फ तारीखें दे सकती है या कानून को रद्द कर सकती है, सरकार को नहीं हटा सकती है। और क्यों हटाएगी? एक छोटे से कानून के लिए न्यायपालिका सरकार को क्यों हटाएगी? ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम देखते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है उसको समझना। आपके गांव शहर में, गांव में तो सरपंच होते हैं, लेकिन शहरों की अगर बात करें तो आपके नगर पालिका देखी होगी आपने, नगर परिषद देखी होगी या नगर निगम देखा होगा।
सुना होगा इनके बारे में, देखा तो क्या होगा। ठीक है, ये अलग अलग स्तर पर चलती है चीज़ें। नगर पालिका, फिर नगर परिषद, नगर निगम। जो जयपुर है वो नगर निगम है। बड़े बड़े शहर नगर निगम में आते हैं, छोटे शहर नगर परिषद में, और उससे भी छोटे नगर पालिका में आते हैं। उसके बाद आती है राज्य सरकार, और फिर आती है केंद्र सरकार। ये होती है, समझ लेना इसको। ऐप में हमारा सब लिखा हुआ है, आपके पास ऐप खोलोगे आप सब समझ में आओगे, लेकिन यहाँ पे पूछना। हाँ, क्वेश्चन है, देखो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जनसंख्या के आधार पर बंटे हुए होते हैं, कि जितनी जनसंख्या बढ़ती जाती है, लाख लाख बढ़ती जाती है, और ये इसमें चलता हुआ चला जाता है। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इस साझेदारी को समझना। नगर पालिका, परिषद और नगर निगम काम तो करवाएगी, गाँव के अंदर सड़कें बनाना, छोटे मोटे काम, नालियाँ बनवाना, सही करवाना। ठीक है, कहीं टंकी फूट रही है तो टंकी को सही करवाना, रोडों में गड्ढे हैं तो उनको सही करवाना, साफ सफाई करवाना, ये सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन इनको बजट किसके द्वारा मिलता है? फिर आपने देखा होगा कलेक्टर ऑफिस, ठीक है, जिला प्रमुख, वो देख रेख करते हैं इनकी। राज्य सरकारें होती है जो इन सभी को बजट पास करती है, इन पे देख रेख का काम करती है। ठीक है, राज्य सरकार का ही व्यक्ति जिला प्रमुख होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नज़र रखती है, और इनके बीच की कड़ी होता है, और राज्यपाल होता है। ये सारे आगे आएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो साझेदारी में देखो कि एक दूसरे से साथ मिलके काम कर रहे हैं। नगर पालिका पैसे एक दूसरे से, राज्य सरकार से केंद्र सरकार टैक्स लेती है, और केंद्र सरकार वापस उन्हीं गाँव में पैसे पहुंचा देती है, काम, विकास का काम करवाती है। अभी जीएसटी के रूप में सब कुछ एक ही साथ मिल रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, ये है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है, इसमें लिखा हुआ है। राज्य सरकार प्रांतीय स्तर पर काम करती है, और स्थानीय सरकार नगर पालिका और पंचायत होती है। ठीक है, तो गाँवों के अंदर तो पंचायत होती है, यहाँ पे लिखते हैं ना पंचायत। गाँवों के अंदर तो पंचायत होती है, और बाकी तीसरा पॉइंट है इसमें कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्तियों को धार्मिक या भाषाई आधार पर बांटना। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार हमारे भारत में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए संसद में किया जाने वाला सीटों का आरक्षण है। अभी तक आरक्षण लागू नहीं किया गया है हमारी संसद के अंदर। आरक्षण वही होता है कि जो दबे कुचले, जो पीछे रह गए, उन लोगों को आगे लाने के लिए उनको कुछ छूट दी जाए, नंबरों में छूट दी जाए। ठीक है, उनमें दौड़ में छूट दी जाए, ताकि वो आगे आए और समाज का हिस्सा बने, और वो उसी समाज के साथ चल पाए। पिछड़े रह गए लोगों को आगे लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था, जिसमें महिलाएं छूट गई है, काफ़ी सारे गरीब लोग छूट गए हैं। तो आरक्षण की व्यवस्था सरकारों के द्वारा की गई है, और की जाती रहेगी, आगे भी की जाएगी। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच जब कोई एक दल पूर्ण बहुमत नहीं ला पाता, तो बेटा कई पार्टी आपस में मिलकर हाथ मिला लेती है और गठबंधन सरकार बना लेती है। ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है, उसको भी समझ लेते हैं। दबाव समूह और गठबंधन सरकार। मान लो कि 3 पार्टियां हैं। ठीक है, राजस्थान में सीटें हैं 200, पार्टियां हैं 3, कांग्रेस, बीजेपी और एलजेपी। ठीक है, 3 पार्टियां हैं। चुनाव हुए, कांग्रेस को मिली सीटें 70, बीजेपी को सीटें मिली 90। तो कितनी हो गई? 90 और 70 180, और इसको मिली 20। अब बहुमत, इसको मिली 30। ठीक है, 70 और 30 नहीं, 40 कर देते हैं, 200 करनी है हमको पूरी, 40। तो 70 30 में जोड़ेंगे 40 हो जाएगी। ठीक है, एलजेपी को मिली 40 सीटें। अब देखना, यहाँ पे समझना, अच्छे से इसको समझना। सरकार बनाने के लिए टोटल 200 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? आधी 50, मतलब 50% प्लस 1 सीट चाहिए। अब 200 का 50% कितना होगा? तो 100। सीटें कितनी चाहिए? 101। अब मुझे बताओ, कांग्रेस को सरकार बनानी है तो उसको कितनी सीटें चाहिए? 30 और चाहिए, 31 सीटें और चाहिए। और वो किससे लेगी? वो इससे लेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कभी बनती ही नहीं है।
तो एलजेपी से लेगी और गठबंधन करेगी तो ये बनेगी। अगर एलजेपी इनके साथ जाती है तो इनकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये गठबंधन सरकार होती है। अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही है क्योंकि एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है। ध्यान से देखो, 70 मिली है, 101 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन किसी के पास नहीं है। तो क्या करेगी, दो पार्टी आपस में जुड़ जाएगी और अपनी सरकार बना लेगी। इस तरीके से गठबंधन सरकार। एक दबाव समूह और है, इसको भी समझ लेना। दबाव समूह, देश में आंदोलन होते हुए देखे होंगे, कई सारे लोग भूखे रहते हैं, काफ़ी दिनों तो खाना नहीं खाते हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। तो आंदोलन जो होते रहते हैं देश के अंदर, उसमें क्या होता है कि सरकार को दबाने के लिए, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आंदोलन, किसान आंदोलन देखा होगा अभी, कितने ट्रैक्टर सड़कों पे कितने महीनों तक, 2 साल तक वो रुके, 13 महीने तक वो रुके रहे। क्यों? क्योंकि एमएसपी चाहिए थी हमको। फसलों के ऊपर अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, ये कहा गया। और फिर वो कई महीनों तक आंदोलन किए, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि हम आपकी मांगे मान लेंगे, और फिर उस आंदोलन में 700 किसानों की मौतें हुई थी। वहीं पे किसान मर गए थे, लेकिन वो टिके रहे, डटे रहे। क्यों? यही होता है दबाव समूह, पूरी सरकार को झुका देना। मतलब आंदोलन इतना मजबूत हुआ था, उसमें हिंसा नहीं हुई, बिल्कुल लड़ाई मार झगड़ा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो आंदोलन लंबा चला। अगर वहाँ पे हिंसा हो जाती तो वो आंदोलन कभी लंबा नहीं चलता। ठीक है, इस तरह के। तो दबाव समूह आंदोलन करके सरकार को झुकाना, और ये गठबंधन सरकार जो होती है, इसमें एक पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं आती है तो दो पार्टी आपस में मिलकर अपनी गठबंधन सरकार बना लेते हैं। अब सुनना यहाँ पे, इस पूरे अध्याय से हमने ये सबक सीखा कि सत्ता का बंटवारा करने से देश कमजोर नहीं बल्कि ज़्यादा अखंड, सुखी और मजबूत बनता है। श्रीलंका ने ताकत समेटने की कोशिश की तो तबाह हो गया, बेल्जियम ने दिल खोलकर शक्तियाँ बांटी तो आज तरक्की की ऊंचाई ऊपर है। भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कमेंट में इसका आंसर देना, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना है। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, ये बस एक शुरुआत है राजनीति की, पॉलिटिक्स की। आगे जब हम पढ़ेंगे संघवाद, जिसमें काफ़ी सारी पार्टियां आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, असली मजा वहीं पे आएगा। अभी शुरुआत है। एक सत्ता होती क्या है, पावर होता क्या है, वो समझ रहे हैं। आगे आने वाले जो क्लासें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको सभी क्लासों को देखना है, क्वेश्चन लिखना है, और आपको ये बताना है कि जो बेल्जियम की सरकार थी, क्या भारत में वो मॉडल लागू किया गया, या श्रीलंका की सरकार थी वो मॉडल लागू किया गया। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट में भी बताना। और ऐप आपके पास है नहीं है तो कमेंट करके बोल देना, ऐप हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।